अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 70 है जी। हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के ऊपर हमने आइज़ा 700 पढ़ लिया है, हमने आइज़ा 701 कैम की ऑडिट मैट्रिक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन की है। आज हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं आइज़ा 705। आइज़ा 705 इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब है कि ये है मॉडिफिकेशन, ठीक है, या मॉडिफाइड ओपिनियन अगर हम कहें इसको, मॉडिफाइड ओपिनियन इसके ऊपर, ठीक है। इसका जो बेस है थोड़ी सी वो हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो उसकी आज भी पहले बात कर लेते हैं। देखें बेसिकली अगर तो किसी तरह की कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई मटेरियल स्कोप लिमिटेशन नहीं है, देन तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन की ऑडिट रिपोर्ट जानी होती है आइज़ा 700 के मुताबिक, जो हमें पता है, ठीक है। हमने उसका सारा डिस्कस भी किया हुआ है। हाँ, अगर लिस्टेड कंपनियां तो कैम का सेक्शन भी डल जाता है, और कैम का दूसरे सेक्शंस के साथ लिंक क्या है आपस में वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। बट इफ़ देयर इज़ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इफ़ देयर इज़ अ मटेरियल स्कोप लिमिटेशन, मतलब कि एविडेंस ही नहीं मिल रहा, तो भाई फिर क्या होगा? तो फिर आपका ओपिनियन मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई होने के डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट तरीके हैं। हमने थोड़ा बहुत इसको देखा हुआ है, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो उसकी उस पर डिपेंड करता है कि सिग्निफिकेंस कितनी है, कितना का बड़ा मसला है। एक मसला है उसको हम बोलते हैं सिर्फ मटेरियल है, चाहे वो इंडिविजुअली मटेरियल है चाहे इन एग्रीगेट मटेरियल है। और एक है मटेरियल भी है बट परवेजिव भी है। परवेजिव से मुराद क्या है कि वो अकेला ही इतना बड़ा मसला है कि वो एक मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो जो मसला है वो किसी एक एजर्शन की हद तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ज़्यादा एजर्शंस को हिट कर रहा है, या वो मसला जो है वो किसी ऐसे डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है जो यूज़र्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मतलब है कि अगर वो डिस्क्लोजर ना दिया गया हो या उस डिस्क्लोजर के अंदर कोई गलतियां हो, तो वो इतना बड़ा डिस्क्लोजर है कि वो यूज़र्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग को मैनिपुलेट कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपको आइडिया मटीरियल अनसर्टेनिटी का हमने देखा है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट एक डिस्क्लोजर है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो वो देनी चाहिए आपको। इस तरह मतलब कि बड़े अगर डिस्क्लोजर्स हैं तो वो खैर डिपेंड करता है सिचुएशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। एज सच कोई रूल ऑफ थंब नहीं बताया हुआ स्टैंडर्ड्स ने कि फ़लाँ डिस्क्लोजर को आपने उसके मिस स्टेटमेंट को हमेशा परवेजिव लेना है, फ़लाँ को नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ। आपने सिनेरियो में देखना है, पेपर के अंदर आपके सामने आएगा तो आप वहाँ पर खुद एजम्पशन ले सकते हैं कि आपके मुताबिक ये परवेजिव है या मटेरियल है, ठीक है। तो खैर दो तरह के भाई चीज़ें हैं। अब अगर तो मिस स्टेटमेंट थी, ठीक है, मिस स्टेटमेंट थी, ये मैं स्टार्ट इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि पूरा ये जो स्टैंडर्ड है इसी पे बेस कर रहा है। तो फिर क्या होगा? और अगर स्कोप लिमिटेशन थी, स्कोप लिमिटेशन में वर्ड यूज़ करता हूँ, आई बिलीव आपको पता है कि एविडेंस का ना मिलना। पहले आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया, नहीं मिला, ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म किया, फिर भी नहीं मिली कोई चीज़ आपको, तो देन इट विल बी कॉल्ड अ स्कोप लिमिटेशन। अगर आपने पहला प्रोसीजर, प्राइमरी प्रोसीजर अपना परफॉर्म किया है, आपको एविडेंस नहीं मिला, आपने फ़ौरन भाग के नहीं कह देना स्कोप लिमिटेशन है। स्टैंडर्ड कहता है भाई ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करो, कोई और ऑडिट प्रोसीजर लगा के देखो कहीं से मिल जाए, फिर भी नहीं मिलता, फिर आप कह सकते हैं जी ये के स्कोप लिमिटेशन है। तो सर ये दो तरह के मसले हो सकते हैं। बात यह है कि अगर मटीरियल में स्टेटमेंट है, मटीरियल है, परवेजिव नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, बट ऑब्वियसली आइज़ा 320 वाली मटीरियलिटी से ऊपर क्रॉस कर गई है मिस स्टेटमेंट, तो आपने ओपिनियन देना है क्वालिफाइड ओपिनियन। कौन सा देना है? क्वालिफाइड ओपिनियन। इसकी वर्डिंग वगैरह किस तरह होगी सारा कुछ देख लेते हैं। अगर मिस स्कोप लिमिटेशन है, एविडेंस नहीं मिला, मटेरियल एविडेंस नहीं मिला, परवेजिव की बात नहीं हो रही, मटेरियल अमाउंट के हवाले से एविडेंस नहीं मिला, स्टॉक लेट से आपका 20 मिलियन का था, आपकी जो मटीरियलिटी आइज़ा 320 के मुताबिक वो 16 मिलियन है, तो ऑब्वियसली मटीरियल तो है बट दैट इज़ नॉट दैट मच परवेजिव। इतना बड़ा नहीं है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिट कर रहा हो, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो भाई फिर क्या है आपका स्कोप लिमिटेशन अगर लगी है, मटेरियल है, तो फिर आपने यहाँ पर भी क्वालिफाइड ओपिनियन देना होता है, ठीक है जी, क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। अब अगली बात, अगर परवेजिव में स्टेटमेंट आ गई, परवेजिव के अंदर मटेरियल तो होता ही होता है, इसलिए इसके लिए टर्म यूज होती है मटेरियल एंड परवेजिव। सही है, पहले भी एक बार बात हुई थी कि परवेजिव नेक्स्ट एक डिग्री है मटेरियलिटी की ही,
ठीक है, मतलब शदीद किस्म का मटेरियल है ये। तो भाई यहाँ पर अगर मिस स्टेटमेंट ये वाली आ गई तो ओपिनियन जाता है, आपको पता है, एडवर्स ओपिनियन। इसकी वर्डिंग भी देख लेंगे। एडवर्स ओपिनियन सिंपल क्या है कि सब कुछ ही गलत है, ठीक है। और ये फिर एक ओपिनियन क्या है कि स्कोप लिमिटेशन इस लेवल की लग गई है। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर भाई बहुत खतरनाक है। डिस्क्लेमर से मुराद क्या है कि हम ओपिनियन देते ही नहीं है, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। और हमने कैम के साथ भी इनका ताल्लुक देख लिया था कि कब कब क्या क्या होगा, ठीक है जी। तो ये भाई हमने बातें डिस्कस की हुई हैं। अब आ जाएं ज़रा इसको स्टैंडर्ड को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ये सारी बातें हम पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं, कोशिश की गई थी आपको इस तरह से पढ़ाई जाए कि आपको बाद में जब टाइम आएगा तो वहाँ पे हेल्प हो सके। तो आ रहे हैं ज़रा आइजा 705 मॉडिफिकेशन टू दी ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ओपिनियन, सही है। ऑडिट ओपिनियन की मॉडिफिकेशन, ऑडिट रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन तो हमने याद करें एक बार 5-6 मिनट उस बात पे लगाए थे कि रिपोर्ट तो मॉडिफाई, ये जो इससे बाद स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आइजा 706 एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, फर्दर मैटर पैराग्राफ, उससे भी रिपोर्ट तो मॉडिफाई हो जाती है। क्योंकि रिपोर्ट मॉडिफाई होने से मुराद क्या है कि भाई वो जो इंगेजमेंट लेटर के टाइम पे आइजा 210 के मुताबिक आपने एक रिपोर्ट का शक्ल दिखाई थी मैनेजमेंट को, वो आपने दिखाई थी आइजा 700 वाली अनमोडिफाइड वाली। अब उसके अंदर एम्फसिस तो नहीं डले हुए थे, उसके अंदर अदर मैटर तो नहीं डले हुए थे, ठीक है। तो अगर वो डलेंगे तो फिर भी रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। और जब क्योंकि वो आपने रिपोर्ट दी थी अनमोडिफाइड ओपिनियन वाली, उसके अंदर ये वाले ओपिनियन भी नहीं थे, तो अगर ये भी डलेंगे तो रिपोर्ट क्या हो जाएगी, मॉडिफाई। तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट मॉडिफाई होने के पीछे मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो सकता है और दूसरे सिनेरियोज भी हो सकते हैं जिनमें ओपिनियन तो मॉडिफाई नहीं हुआ बट रिपोर्ट के अंदर चेंजेस आ गई हैं, ठीक है जी। तो ये वाला खैर सेक्शन जो स्टैंडर्ड है आइजा 705 ये है मॉडिफाइड ओपिनियन के ऊपर, तो उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। ये पहले उसने सिंपल सी बातें करती हैं कि हमने एक रीजनेबल अश्योरेंस देनी होती है ये वो। अब वाई ऑडिटर मॉडिफाई द ओपिनियन, हम ओपिनियन को मॉडिफाई करते क्यों हैं, तो भाई दो वजह से हम करते हैं मॉडिफाई। ये जो दोनों वजह लिखी हुई हैं, या तो देयर इज़ अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, चाहे अकेले या एग्रीगेट में इकट्ठे छोटी छोटी मिला के वो टोटल मटीरियलिटी को क्रॉस कर गया, मिस स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट को हम कह रहे हैं कि भाई इसको सही कर लो, मैनेजमेंट सही करने को तैयार नहीं है, दैट वुड बी कॉल्ड अ मिस स्टेटमेंट, सही है। मिस स्टेटमेंट की आगे डेफिनेशन भी हम देख लेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें फॉल करेंगी और स्कोप लिमिटेशन में कौन सी फॉल करेंगी। तो भाई या तो इस वजह से होता है कि मटेरियल या बहुत ज़्यादा परवेजिव, जाहिर है उसके अंदर मटेरियल भी आ गई, मिस स्टेटमेंट निकल आती है, या फिर स्कोप लिमिटेशन आ जाती है। स्कोप लिमिटेशन से मुराद क्या है, द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो नहीं ले पा रहा, भाई उसने प्रोसीजर परफॉर्म किया नहीं मिल रहा, ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म किया नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट के तरले कर लिए नहीं मिल रहा एविडेंस, फिर इट विल बी कॉल्ड अ स्कोप लिमिटेशन। तो भाई ये दो रीजंस की वजह से रिपोर्टें मॉडिफाई होती हैं, ये रीजंस आ गए हैं आपके सामने, ठीक है। नेचर ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, अब वो कहता है मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है, तो मटीरियल का तो पता लग ही गया ना, जो मटीरियलिटी को क्रॉस कर जाए। अब बात है कि मिसस्टेटमेंट क्या है, तो ज़रा यहाँ पे डेफिनेशन देखिए। International Standards on Auditing, ISA defines a misstatement as a difference between amounts, classification, presentation or disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation or disclosure that is required for the item to be in accordance with the AFRF। भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क AFRF, मिसाल के तौर पे IFRS आपके जो अमाउंट बना रहे हैं डेप्रिसिएशन की, लेट से वो बन रही है 50 मिलियन, आपने जो अमाउंट अपने हिसाब से कैलकुलेट की हुई है वो बन रही है 35 मिलियन, फ़र्क आ गया 15 मिलियन का। अब ये मिस स्टेटमेंट है क्योंकि हमने चलना है AFRF के मुताबिक, हमने चलना है स्टैंडर्ड्स IFRS के मुताबिक। IFRS कह रहे हैं कि 50 मिलियन की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि 35 मिलियन की रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऑडिटर गया मैनेजमेंट के पास कि भाईजान इसको चेंज करें, 50 की करें, मैनेजमेंट कहती मैंने नहीं करना, ये बन गई मिस स्टेटमेंट। अब आपने देखना है कि क्या ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं है, वो अब आपने फैसला करना है आइजा 450 के मुताबिक। आपने उसको प्रोजेक्ट किया, आपने कहा कि सर हमारी जो प्लानिंग मटीरियलिटी थी या ओवरऑल मटीरियलिटी थी वो आइजा 320 के मुताबिक वो थी 13 मिलियन की, आप 15 मिलियन पे बैठे हुए हैं भाईजान, ये आप मिस स्टेटमेंट करके बैठे हुए हैं, और मटीरियल है तो आपका रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाएगी। अब आप उन्हें समझा रहे हैं, अगर वो इसको ठीक कर लें तो ये तो होगी करेक्ट, अगर वो ठीक नहीं करते तो दैट विल बी कॉल्ड अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, सिंपल, सही है।
अब उसने कहा कि जी आमतौर पे 3 चीज़ों से अराइज होती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जैसे कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी। हो सकता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने सिलेक्ट की है वही गलत है, वो AFRF के मुताबिक है ही नहीं। देखो आपके जो अमाउंट्स में फ़र्क आए हैं, जो क्लासिफिकेशन में फ़र्क है, मिसाल तौर पे वो स्टैंडर्ड आपको कह रहा है कि जी इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करो, आप उसको PP ट्रीट करने लगे हैं, सही है। स्टैंडर्ड्स उसको कह रहा है कि एक चीज़ को आप रिसीवेबल रिकॉर्ड करो, आप उसको कोई और चीज़ रिकॉर्ड करने लगे। तो ये फ़र्क तो आ रहे हैं ना। तो हो सकता है कि उसके पीछे एक रीज़न गलत अकाउंटिंग पॉलिसी हो। तो वो कहता है कि भाई पहला तो मसला आता है अक्सर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी से, कि वो AFRF के मुताबिक आपकी नहीं होती, सही है। सेकंड एक रीज़न हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, कि भाई आपने अकाउंटिंग पॉलिसी तो सही सिलेक्ट की थी लेकिन आपको अप्लाई नहीं करनी आ रही, आपकी एंट्रियां गलत हैं। बात आ रही समझ? पॉलिसी का मसला नहीं है, पॉलिसी बिल्कुल ठीक है लेकिन गलत एंट्री आपने पास कर दी है। आपने पॉलिसी बना ली है कि फेयर वैल्यू के ऊपर हम PPE को लेकर चलेंगे, कोई मसला नहीं है, IAS 16 आपको अलाउ करता है, बट आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को सही रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, आप उसकी इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन को सही रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप उसके ऊपर डेफर टैक्स वगैरह का जो इम्पैक्ट आता है IAS 12 के मुताबिक वो आप सही नहीं कर पा रहे। तो भाईजान मसला तो फिर है ना कि आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा, तो वो भी गलती है। अप्लाई सही ना करने की वजह से अमाउंट्स में, डिस्क्लोजर्स में, क्लासिफिकेशन में किस तरह का डिफरेंस आ गया AFRF के साथ और आपके साथ, तो भाई फिर फ़र्क क्या है? मिसस्टेटमेंट कहलाता है। थर्ड, एप्रोप्रिएटनेस और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स इन दी FS। भाई जो डिस्क्लोजर्स AFRF मांग रहा है आप वो नहीं दे रहे, या तो इनकम्प्लीट दे रहे हैं या गलत डिस्क्लोजर दे रहे हैं, ठीक है। अभी आपने डिस्क्लोजर फॉर एग्जांपल पढ़े होंगे, PP का तो पढ़ा ही होगा ना, स्केड्यूल का, और भी बेतहाशा डिस्क्लोजर है। ये तो बेसिक्स हैं, इनमें तो गलतियां इतनी मिलती भी नहीं है। और बहुत बहुत डिस्क्लोजर हैं, जैसे IFRS 9 के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्क्लोजर्स आ जाते हैं, इंतहाई डिटेल में डिस्क्लोजर हैं। उसमें लीज के डिस्क्लोजर बड़े डिटेल में, ठीक है, तो उनमें बड़ा मसाइल आते हैं, गलत होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं डिस्क्लोजर। तो वो कहता है कि वो भी एक रीज़न हो सकती है मिस स्टेटमेंट की, क्योंकि मिस स्टेटमेंट से मुराद सिंपल है कि आपने AFRF से कितना इनहराफ किया है, कितना का आप उससे दूर हुए हैं। जितना भाई दूर हुए हैं वो आपकी मिस स्टेटमेंट कहलाती है। तो अप्रोप्रिएट इसमें 3 उसने बता दी हैं जी, कि आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। सिंपल सी इसमें वो है, कोई ऐसा जो बातें की हैं वही आपको मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो हमारा है जी स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन से मुराद है कि द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो कहता है कि भाईजान इसमें 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। कितने सिनेरियोज हो सकते हैं? 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। अच्छा खैर, इसके भी सिनेरियो लिखी दूँ यहाँ पे। इसके 3 सिनेरियो क्या हैं भाई? इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला तो मसला ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसी गलत वाली आपने सेलेक्ट कर ली है। दूसरा मसला क्या है कि मिस एप्लीकेशन में वर्ड लिख रहा हूँ वैसे इसके लिए आपकी याद रखने के लिए, अप्लाई सही नहीं हुआ। मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, भाई पॉलिसी तो ठीक थी लेकिन अप्लाई सही नहीं हुई। थर्ड मसला क्या हो सकता है? इनकम्प्लीट और मिसिंग डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर भाई पूरे नहीं दिए हुए। ये 3 मसाइल से मिसस्टेटमेंट बन जाती है सर, ठीक है। मिसस्टेटमेंट बन गई अगर तो मैनेजमेंट मान जाए तो सही है, अदरवाइज मिसस्टेटमेंट ही है। फिर आपने देखना होता है कि इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट मटेरियल है या नहीं है। अगर मटेरियल है तो फिर आप इधर देखेंगे मटेरियल है, परवेजिव तो नहीं है, कहीं परवेजिव और उधर निकल जाएगी चीज़, ठीक है। अगर मिसस्टेटमेंट है बट इट इज़ नॉट मटीरियली इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट मटेरियल, मतलब है कि इमटेरियल है, तो फिर कहाँ पे जाएगी? 2-3 बार आपको मैंने बताया हुआ है, वो वाली भी आपने डॉक्यूमेंट करनी है, बट दैट वुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द रिप्रेजेंटेशन लेटर अंडर आइजा 580। वहाँ पर लिखती है मैनेजमेंट के भाईजान ये कुछ रह गई हैं मिसस्टेटमेंट, लेकिन ये इमटेरियल हैं तो हम इनको ठीक नहीं कर रहे, इसके अलावा कोई मिसस्टेटमेंट नहीं बची, तो वो भी आपने रिपोर्ट करनी है। खैर ये 3 चीज़ें आ गई। स्कोप लिमिटेशन भी भाई आपकी 3 तरह की हो सकती है, सही है। मतलब कि ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो 3 बेसिस पे हो सकता है। वो कहता है या तो जो सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से एविडेंस नहीं मिला वो बियॉन्ड एंटिटीज़ कंट्रोल है, एंटिटी के कंट्रोल में है ही नहीं वो चीज़, उस वजह से हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने भाई स्टॉक टेक करना था एक जगह पे जाके, वहाँ पे जंग लग गई है उस इलाके में। अब एंटिटी ने थोड़ी जंग लगाई है, मैनेजमेंट ने थोड़ी लगवाई है,
एंटिटी के कंट्रोल में है ही नहीं चीज़। अब स्टॉक टेक इज़ हाईली इम्पोर्टेंट, और लेट से आपका स्टॉक था भी छोटी छोटी आइटम्स थी और वो जाके ही देखा जा सकता था, कोई ऐसा स्टॉक नहीं था कि बाद में उसको वेरीफाई कर होता है ना, बैक डेट पे आकर कर लें। लेकिन आपकी जो मूवमेंट स्टॉक की बहुत है, सेल परचेज बहुत ज़्यादा है, बाद में भी नहीं किया जा सकता है। हैंस द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन स्टॉक एज पर आइजा 501। आइजा 501 आपको कहता है कि स्टॉक टेक आपने करना है अटेंड, अब वो नहीं किया जा सकता। एंटिटी का क्या कंट्रोल है भाई इसके ऊपर, बात आ रही है समझ। एंटिटी का लेट्स से इस तरह एक जगह पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, एविडेंस थे उसमें, लेकिन कोई सैलाब आ गया भाई, फ्लड आया, सारा कोई भाग के ले गया, एंटिटी का क्या कंट्रोल है उसके ऊपर, बात आ रही है समझ। तो जो एंटिटी का कंट्रोल नहीं है, एक तो उस वजह से भी कुछ हो सकता है। अब इसको तीनों में इसलिए कर रहा है कि तीनों के ऊपर ना फिर सख्ती थोड़ी और तरह की होनी है रिपोर्टिंग की। अच्छा, ये फिर दूसरा क्या है कि जी वो कहते हैं कई बार एक मसला आ जाता है ड्यू टू नेचर एंड टाइम ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उसका टाइम का मसला आ जाता है। मिसाल के तौर पे स्टॉक टेक की बात चले कर लेते हैं। 30 जून 2024 को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है। अब होना तो ये चाहिए था कि ऑडिटर मौजूद होता, स्टॉक टेक कर लेता जाके, लेकिन लेट से ऑडिटर था ही नहीं उस वक्त, या पिछला ऑडिटर रिज़ाइन कर चुका है, आपको अपॉइंट ही किया गया अगस्त में जाके, सितंबर में जाके, अब आप एक डेट पे मौजूद ही नहीं थे। तो नेचर ऑफ ऑडिट वर्क या टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क, टाइमिंग की वजह से क्या हुआ, आप एविडेंस नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक ये इस वजह से भी कई बार एविडेंस नहीं मिलता। अच्छा, फिर एक कई बार क्या होता है इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट इम्पोज कर देती है, स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट आपको एविडेंस नहीं दे रही भाई। ठीक है, मिसाल के तौर पर रिलेटेड पार्टी के ऊपर कंट्रोल आपको पता है कि सख्त होने चाहिए, और ये ऐसे कंट्रोल्स हैं कि उसकी सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, अगर कंट्रोल वीक होंगे तो रिपोर्ट मॉडिफाई होती है, अदरवाइज कंट्रोल जितने मर्जी बेड़ा गर्क हुआ हो, कंट्रोल मौजूद भी ना हो, वो कहते हैं इसको मैनेजमेंट लेटर के अंदर लिखो, इसका रिपोर्ट के ऊपर कोई असर नहीं है, रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ दो चीज़ों का असर है। बट वो कहता है कि अगर रिलेटेड पार्टी के ऊपर कंट्रोल वीक हुए तो भाई ऑडिटर को इल्हाम थोड़ी होना कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी हैं, उसके ऊपर अगर कंट्रोल वीक हुए तो एविडेंस ही नहीं मिल सकता, एविडेंस नहीं मिल सकता, स्कोप लिमिटेशन बन जाएगी, स्कोप लिमिटेशन बनेगी तो ये इस तरह चलेगा। आ रही है बात समझ। तो भाई अगर मैनेजमेंट ने इम्पोज किया है कोई जानबूझ के, ठीक है, आपको लेने ही नहीं दे रहे एविडेंस, आपने कहा कि लीगल एडवाइज़र से कंफर्मेशन लेनी है, मैनेजमेंट नहीं लेने दे रही लीगल एडवाइज़र से कंफर्मेशन, कहते हैं हमने नहीं भेजने देनी। आपने कहा मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक कंफर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट कहती है मैंने साइन ही नहीं करने, मैंने नहीं लेने देना आपको कुछ भी। तो भाई ये अब देखो, मैनेजमेंट ने आइजा 210 में वादा किया था हमसे, याद है, प्रीमाइज ऑफ ऑडिट, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, देखो कितनी बातें लिंक करती हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो इंशाल्लाह एक कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला ऑडिट, आपको रट्टे मारोगे तो फिर कभी याद नहीं रहने वाला। तो भाई वहाँ पर वादा किया था मैनेजमेंट ने, आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सनस देंगे। ऑडिटर साहब जहाँ जहाँ से आप जिस जगह से इन्फॉर्मेशन चाहेंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन लेकर दें। तो फिर वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। तो मैनेजमेंट ने भी कहा कि भाईजान हम कुछ नहीं कर रहे, अब इम्पोज होगी एक स्कोप लिमिटेशन। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड कहते हैं यार पहले कोशिश करो ऑल्टरनेट प्रोसीजर से कुछ ना कुछ निकालने की, अगर नहीं निकल रहा और मैनेजमेंट ने की हुई है तो भाई ये भी फिर क्या स्कोप लिमिटेशन में आएगी, इसकी बेस पर भी रिपोर्टिंग आपकी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखना पड़ेगा क्या इम्पैक्ट है, बात आ रही है समझ। तो भाई ये सारा सिलसिला हो फुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ज़रा देखें 3 स्नैरियोज हैं, वो कहता है कि इनमें ऐसे एविडेंस नहीं मिलता, सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, एंटिटी का कसूर ही नहीं है लेकिन एविडेंस नहीं मिला। ठीक है, सर्कमस्टांसिस रिलेटिंग टू नेचर और टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क, उसके काम से मुतल्लिक है भाई। थर्ड, लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। पहला देखें एग्जाम्पल्स आ गई थी उसकी, पेपर में आ सकती है। जैसे उसने कहा कि जी फॉर एग्जांपल एंटिटी कंट्रोल में जैसे एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, अगर तो खुद डिस्ट्रॉय किया है तो इसमें आ जाएगा। अगर यही सैलाब आ गया भाई, आग लग गई, ठीक है, एलडीए के दफातर को आपको पता है कि पिछले बार बड़ा होता था जब वो कोई नैब का केस खुलना उन पर, तो नून लीग की जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो वो पता लगना रिकॉर्ड ही चल गया ये वो, तो वो एक अलग सीन है। लेकिन अगर डिस्ट्रॉय हो गया और मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं था तो भाई वो एक हो सकता है। अकाउंटिंग रेकॉर्ड ऑफ अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हैव बीन सीज्ड इनडेफिनेटली बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ये भाई आइजा 600 है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो कंपोनेंट वर्ड यूज़ करता है फॉर योर सब्सिडरीज या फॉर योर ब्रांचेस। सही है, अगर एक कंपनी है उसकी ब्रांचेज हैं, उसकी सब्सिडरियाँ, बहुत अहम कोई सब्सिडरी है, उसको कंपोनेंट बोला जाता है। वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उस
सब्सिडरी का डाटा सीज कर लिया, एफआईए वाले उठाकर ले गए या आपके कोई एजेंसी ले गई ये डाटा सारा उठाकर, अब इनके तो कंट्रोल में नहीं है, तो कहते हैं ये भी एक रीज़न हो सकती है। इसी तरह आप कह लें कि अगर हैक हो गया सिस्टम, आपका डाटा सारा रिमूव हो गया लेकिन एंटिटी के कंट्रोल में नहीं था, सही है, तो फिर वो भी इस तरह आ सकता है। दूसरा सिनेरियो, दूसरा क्या है कि नेचर वगैरह, टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, इस टाइम पे अपॉइंटमेंट हो रही है कि वो ही इज़ अनएबल टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट, तो वो क्या करे। फिर द ऑडिटर डिटर्मिन्स दैट परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन इज नॉट सफिशिएंट बट द एंटिटीज कंट्रोल आर नॉट इफेक्टिव। अब देखो हो सकता है कि किसी सिनेरियो में ऑडिटर ने ये किया कि यार सिर्फ सब्सटेंटिव परफॉर्म करके तो मुझे यहाँ से एविडेंस नहीं मिलना। मिसाल के तौर पे रेवेन्यू की लेट से कोई 1 लाख ट्रांजैक्शन है, रिटेल में होती है ना, रिटेल सेक्टर्स में डेली का आपका इतनी हज़ारों ट्रांजेक्शन हो जाती है। कहता है कि लेट से अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन रेवेन्यू की है, अब ऑडिटर कहता है कि यार ये मैं तो 1 लाख तो नहीं देख सकता, मैं तो इसका 1% भी देखूँ तो 1000 बनती है, ठीक है, 1000 ही बनती है ना। वो कहता है मैं तो 1000 भी नहीं देख सकता, मैं मुश्किल मतलब एक सब्सटेंटिवली देखना कि कट ऑफ उसका देखा, कंप्लीटनेस देखी, उसकी एक्यूरेसी देखी, अक्रेंस देखी। वो कहता है मैं सारे तो नहीं देख सकता भाई, मैं तो इवन 200 आइटम नहीं देख सकता। अब 200 को डिवाइड करो 1 लाख के ऊपर, ये तो बनता है मुश्किल से 0.2%। अब आप ये कहोगे यार मैंने आइजा 530 के मुताबिक जो सैंपल निकाला है वो सिर्फ 0.2% चीज़ों को देखा है। तो ऑडिटर ये समझ रहा है कि यार सिर्फ सब्सटेंटिव के ऊपर नहीं मैं एविडेंस ले सकता, मुझे साथ साथ टीओसीज भी परफॉर्म करने चाहिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करने चाहिए। लेकिन मसला है कि भाई कंट्रोल्स हैं ही नहीं, और कंट्रोल ना होने के ऊपर कोई मसला भी नहीं, आप कोई रिपोर्ट के ऊपर भी नहीं कुछ कर सकते। बात समझ रहे मेरी यार? नहीं कि देखो ना, हमने कहा हुआ ना कि कंट्रोल्स अगर वीक हैं या मौजूद ही नहीं है तो सिर्फ आपकी सब्सटेंटिव की टेस्टिंग बढ़ेगी, ठीक है, वो इंक्रीज आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आप ना तो वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं और तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, रिपोर्ट मॉडिफाई आप कर नहीं सकते कंट्रोल्स ना होने के बेस पर। तो कहता है अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि भाई एविडेंस नहीं मिल रहा, तो एक ये भी तो सिचुएशन है ना कि एग्जाम्पल उसने बस इसकी दे दी है। अब एक आगे लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट ने भाई फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ही नहीं करने दिया, मिसाल तौर पे लीगल एडवाइजर को कंफर्मेशन नहीं भेजने दी, बैंक स्टेटमेंट ही नहीं प्रोवाइड करे और इस तरह की चीज़ें। तो ये सारे तीनों सिनेरियोज हो सकते हैं। अब आगे वो कहता है एन इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्रोसीजर, ये बात ज़रा समझ लें, भाग के नहीं कह देना स्कोप लिमिटेशन, इसको ज़रा स्टार कर लें, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है। An inability to perform a specific procedure does not constitute a limitation on the scope of the audit if the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence by performing alternate procedures. If this is not possible, अगर alternate से भी नहीं हो रहा, the requirements of modification to audit opinion may apply as appropriate। फिर वो कहता है कि आप इसको scope limitation बोल दो, लेकिन पहले आप याद करें हमने जब स्टैंडर्ड जो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ने स्टार्ट किए थे, मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी कि भाई ये अप्रोच बड़ी ज़रूरी है। अप्रोच क्या थी? सबसे पहले आप रिस्क देखते हो, रिस्क किस एजर्शन में है वो एजर्शंस आप देखते हो, फिर आप कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर अगर स्टैंडर्ड ने बताए हुए हैं, जैसे कि इन्वेंट्री काउंट के ऊपर आइजा 501 ने बताए हुए हैं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के ऊपर आइजा 505 ने बताए हुए हैं, तो इस तरह अगर तो कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर हैं तो आप वो परफॉर्म करो, अगर वो नहीं है तो आप जनरल प्रोसीजर अपने पास से जो 7 प्रोसीजर्स हैं आइजा 500 ने बताए हुए हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन वगैरह, वो आप उनमें से परफॉर्म करें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने एक जगह पे परफॉर्म किया, आपको एविडेंस नहीं मिला, तो फ़ौरन नहीं कह देना स्कोप लिमिटेशन लग गई है, आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करें, उन्हीं 7 में से कोई और प्रोसीजर किसी और तरीके से परफॉर्म करके देखें, शायद वहाँ से एविडेंस मिल जाए। फिर भी नहीं मिलता, फिर एक ट्राई करें, नहीं मिलता ना, एंड पे जब आप थक हार जाएंगे फिर आपने कहना है कि स्कोप लिमिटेशन है। आइए बात समझ, वरना तो ऑब्वियसली अक्सर हम एविडेंस मांगते हैं तो मैनेजमेंट देती नहीं, तो भाग के फ़ौरन नहीं कह रहे कि स्कोप लिमिटेशन लग गई है, वो तो मसला हो जाएगा भैया। ये बात समझ। अब आगे आ गया थी कि कब कौन सा ओपिनियन आपने देना है। आ रहे हैं ज़रा, सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन, सिंपल सी ये इधर से समझ आ जाएगी सारी, बाकी तो वर्डिंग है। वो कहता है आइजा 705 स्टेट्स दैट द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट, देखो मिस स्टेटमेंट है या मिस स्टेटमेंट नहीं है, इसका एविडेंस होना चाहिए लाजमी। अगर एविडेंस है ही नहीं फिर तो इधर चीज़ आ जाएगी ना। ये अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ ना कि भाई ये गलत अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है या अमाउंट्स में फ़र्क है, इन तीनों वजह से किसी से, तो भाई मेरे पास आई मस्ट हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर मेरे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है
तो भाई मैं ये बात कर ही नहीं सकता, इसलिए मेरे पास एविडेंस होना चाहिए। अब मेरे पास एविडेंस है कि भाई कंक्लूड्स दैट मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर मटेरियल बट नॉट परवेजिव, परवेजिव नहीं है मटेरियल है, तो भाई मैं कौन सा ओपिनियन दे दूंगा, क्वालिफाइड। इसी तरह स्कोप लिमिटेशन के हवाले से दूसरा सिनेरियो, द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब भाई अनएबल है, ठीक है, मिल ही नहीं रहा, ऑन विच टू बेस द ओपिनियन बट द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट्स। अब इसने वर्ड यहाँ पे पॉसिबल इफेक्ट क्यों लिखा है, ये बात ज़रा समझें। देखो अगर मैं मिस स्टेटमेंट मैंने ढूंढ ली है, मैंने कहा यार कि डेपोजिशन IAS 16 के मुताबिक 35 या 50 मिलियन की बनती थी, आपने 35 मिलियन की रिकॉर्ड की है, मुझे एक्चुअल इफेक्ट पता लग गया है, उसका पता लग गया ना कि 15 मिलियन का फ़र्क है, एक्चुअल मुझे पता लग गया। लेकिन अगर मेरे पास एविडेंस ही नहीं है किसी चीज़ का, मुझे पता ही नहीं चल रहा, डेपोजिशन रिकॉर्ड ही नहीं है कर रहे, कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा, सामने चीज़ है ही नहीं, मुझे क्या पता कितना फ़र्क है। वो गल आई है समझ नहीं, मुझे रिलेटेड पार्टीज़ की चेकलिस्ट ही नहीं मिल रही, मुझे रिलेटेड पार्टीज़ की लिस्ट ही नहीं मिल रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा उनके साथ ट्रांजेक्शन कितनी कितनी, मैं कैसे कह सकता हूँ कि कितना फ़र्क आया है। बात समझ रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि जब स्कोप लिमिटेशन लगती है तो फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉसिबल इफेक्ट। पॉसिबल इफेक्ट मुझे नहीं पता चल सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास एविडेंस ही नहीं है। आइए एक बात समझिए, नहीं ये छोटी सी बात है, लेकिन ये रिपोर्ट में लिखते हुए भी यूज़ होती है ना, इसे समझ लें। देखो एक तरफ मेरे पास एविडेंस आ गया, मुझे पता लग गया कि यार इतनी अमाउंट का फ़र्क है, या ये क्लासिफिकेशन का फ़र्क है, इन्होंने नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा है, करंट लाइबिलिटी में, मुझे एक एक्चुअल अमाउंट का पता है ना यार, 50 मिलियन करंट लाइबिलिटी में आना चाहिए, नॉन करंट में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट पता है। लेकिन अगर मेरे पास एविडेंस ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है हो क्या रहा है, तो मैं किस तरह इफेक्ट निकालता हूँ? वहाँ पर वर्ड यूज़ किया था पॉसिबल इफेक्ट, भाई इसका जो कोई भी इफेक्ट होगा, ठीक है, वो मेरे नज़दीक मटेरियल है या परवेजिव है। तो अगर मटेरियल है तो भाई आपने क्वालिफाइड देना, तो क्वालिफाई आ गया 2 सिनेरियो में। आगे बात आ गई जी एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन IAS 705 क्या कहता है कि भाई दैट द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड, इधर भी एविडेंस मिल गया है, कंक्लूड्स दैट मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली और इन द एग्रीगेट आर बोथ मटेरियल एंड परवेजिव। तो भाई कौन सा ओपिनियन दे देंगे? एडवर्स ओपिनियन। और नीचे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब आएगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भाई 2 सिनेरियो। पहला सिनेरियो IAS 705 स्टेट्स दैट द ऑडिटर, वही वाला, शैल disclaim an opinion when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion, and the auditor concludes that the possible effect on the financial statements of undetected undetected है ना, पता ही नहीं चली मिस स्टेटमेंट, जब एविडेंस ही नहीं मिला कैसे पता लगेगा ये मिस स्टेटमेंट है भी या नहीं? मिस स्टेटमेंट तो तब पता लगेगी अगर एविडेंस है। तो कहता है कि हमें लग रहा है कि पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दैट अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज both material and pervasive, then we shall disclaim the opinion। एक तो ये दूसरा सिनेरियो IAS 705 states that the auditor shall disclaim an opinion when in extremely rare circumstances involving multiple uncertainties the auditor concludes that notwithstanding having obtained sufficient appropriate evidence regarding each of the individual uncertainty, it is not possible to form an opinion on the financial statement due to the potential interaction of the uncertainties and their possible cumulative effect on the financial statement। ये दूसरा पॉइंट जरा समझ लें। वो कहता है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न आपने पढ़ा हुआ है। वो कहता है कि अगर ऑडिटर को ये लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने कहा ये बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस है जिसमें ये वाला सिनेरियो आएगा, बहुत ही रेयर, शायद ही कभी कोई हो, ठीक है, भाग के नहीं चले जाना आपने। आम तौर पे ये वाला तो वो कहता मिल सकता है आपको कि जी एविडेंस मिल ही नहीं रहा, ये तो हो सकता है, इस बेस पे आप डिस्क्लेम करो। कहते हैं दूसरा सिनेरियो भी एक हो सकता है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ गई हैं आपके सामने, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज हैं, और आप ऑल्दो आपने हर अनसर्टेनिटी के ऊपर एविडेंस लिया हुआ है कि हाँ भाई वाकई अनसर्टन चीज़ है, मल्टीपल वही जो है रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वाली एविडेंस मिल गया हुआ है कि यार ये अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन वो कहता है अगर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है तो स्टैंडर्ड कहता है कि इसके ऊपर भी आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं। डिस्क्लेमर का वो लॉजिक वहाँ पे ये है कि भाई जब हर जगह से ये लग रहा हो कि यार फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा डेट पे करना है, पैसे ही नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, एक कोई और आ गया, मेजर सप्लायर भाग रहा है, मटीरियल अनसर्टेनिटी है, उस वजह से भी हो रहा है, मेजर कस्टमर छोड़ के जा रहे हो सकता है उस वजह। तो वो कहता है अगर मल्टीपल हैं तो भाई किस चीज़ के ऊपर ओपिनियन देना है, हो सकता है कंपनी वैसे ठप हो जाए, हो सकता है, बट
उस केस में भी क्या है कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस लगाई हुई हैं और वो भी वैलिड हैं, बट देर आर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज एज वेल। तो ये जो सिनेरियो ना बहुत रेयर आता है और ये शायद ही वो पेपर में पूछे, ये बहुत ही मतलब कि रेयर एक सिनेरियो है। पेपर में आमतौर पे वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो आमतौर पे मार्केट में होती भी नज़र आती हैं। ठीक है जी, आगे इन्होंने चार्ट सा बनाया हुआ है, टेबल भी बनाया हुआ है, बेसिकली टेबल यही है। ये ज़रा चार्ट पढ़ें एक मिनट। उसने क्या कहा है, वो कहते हैं मटीरियलिटी एंड प्रोविजन ऑन टाइप्स ऑफ स्कोप लिमिटेशन। 3 तरह की टाइप्स है ना, कहता है इसके हवाले से। अगर वो कहता है भाई ये बियॉन्ड एंटिटीज़ कंट्रोल था और वो मटीरियल एंड परवेजिव था, मटीरियल भी था परवेजिव, पहले तो मटीरियल वाला पीछे लिख दिया ना उसने। कहता है अगर मटीरियल एंड परवेजिव स्कोप लिमिटेशन है तो भाई क्या कर दो, वही डिस्क्लेम कर दो। दूसरा सिनेरियो ये वाला पढ़ लें पहले, ये सर्कमस्टांसिस ड्यू टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर वर्क। कहता फिर भी अगर ये मटेरियल एंड परवेजिव है, सिर्फ मटेरियल है तो क्वालिफिकेशन, मटेरियल एंड परवेजिव है तो उसको भी क्या कर दो, डिस्क्लेम कर दो। लेकिन इस पे ज़रा सख्ती है क्योंकि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट आ गया, मैनेजमेंट के कैरेक्टर के ऊपर डाउट आ गया, मैनेजमेंट 2 नंबर निकल आई। इस सिनेरियो में वो कहता है 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो डिस्क्लेम करो, ठीक है, और डिस्क्लेमर का जो पैराग्राफ है ना आपने डालना, उसके अंदर ये लिखो कि भाईजान ये मैनेजमेंट ने इम्पोज किया, मैनेजमेंट हमें एविडेंस नहीं दे रही, ये स्पेसिफिकली मेंशन करो, ठीक है। जबकि जो दूसरा सिनेरियो कहता है आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला आ गया कि यार कुछ भी नहीं मिल रहा, इन्होंने तो पैसे भी नहीं हैंड पे देने, फीस भी मार लेनी है और कोई एविडेंस ही नहीं दे रहे, तो भाई आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन 2-4 विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करके। आ रही है बात समझ कि विड्रॉल का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। इधर तो आपके पास यही है ना, या तो क्वालिफाइड होगा या डिस्क्लेम होगा, ठीक है। क्वालिफाइड अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड, वो है मटेरियल एंड परवेजिव है तो डिस्क्लेम, मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल एंड परवेजिव है तो डिस्क्लेम, मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल एंड परवेजिव है तो भाई डिस्क्लेम भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो, छोड़ के भी जा सकते हो असाइनमेंट को, ठीक है। तो ये भाई स्टैंडर्ड बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बस ये बात अभी और डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन आफ्टर द ऑडिटर हैज़ एक्सेप्टेड द इंगेजमेंट। जब इंगेजमेंट एक्सेप्ट की गई, इंगेजमेंट लेटर भेजा गया एज पर आइजा 210, उस वक्त मैनेजमेंट ने सब कुछ मान लिया, बाद में उसने कोई स्कोप लिमिटेशन लगा दी, बाद में उसने कह दिया फला एविडेंस नहीं देंगे, फला नहीं देंगे। अब ऑडिटर साहब क्या करें, पढ़ें ज़रा। इफ़ आफ्टर एक्सेप्टिंग द इंगेजमेंट द ऑडिटर बिकम्स अवेयर, अच्छा ये ऊपर परवेजिव की डेफिनेशन वैसे दी हुई है, जो वही जो मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर जो मिस स्टेटमेंट आती है वो इतनी बड़ी है दैट दे आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो किसी एक हद तक नहीं है, वो सिर्फ स्टॉक को हिट नहीं कर रहा है, वो पता लगेगा स्टॉक को भी कर रहा है और रेवेन्यू को भी कर रहा है, ठीक है। वो हो सकता है कुछ और भी करंट एसेट्स को हिट कर रही है, वो चीज़ इस लेवल की है। या इफ़ सो कन्फाइंड, बेशक वो कन्फाइंड तो है, वो कहता है पहले नंबर पे तो उसने कहा कि वो कन्फाइंड नहीं है, एक हद तक ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रही है, लेकिन वो कहता है चलो अगर वो कन्फाइंड भी है लेकिन वो इतनी बड़ी है कि वो सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करती है, बहुत बड़ी अमाउंट है। मिसाल के तौर पर आपके एसेट्स हैं 100 मिलियन के और आपको जो मसला है वो 70 मिलियन वाली अमाउंट के साथ है, वो कोई एक ही अमाउंट है पीपी की, उसके साथ मसला है, ठीक है। तो वो कहता है परवेजिव होगी ना, बड़ा पोर्शन है। और लास्ट में क्या उसने कहा इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स भी, अगर कोई डिस्क्लोजर बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के डिस्क्लोजर, कहता है उसमें अगर बड़ा कोई मसला है वो इनकम्प्लीट है तो उनको भी परवेजिव ही समझा जाएगा, ठीक है। अच्छा बात आ गई मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन आफ्टर द ऑडिटर हैज़ एक्सेप्टेड द इंगेजमेंट। इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द इंगेजमेंट द ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट मैनेजमेंट हैज़ इम्पोज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ द ऑडिट दैट द ऑडिटर कंसिडर लाइकली टू result in the need to express a qualified or disclaim an opinion, the auditor shall request management to remove the limitation। वो कहता है कि अगर ऑडिट स्टार्ट हो गया है, एक्सेप्ट करने के बाद मैनेजमेंट ने कोई काम ऐसा कह दिया फलां हम चीज़ नहीं देंगे, फलां सब्सिडरी का डाटा नहीं आपको देंगे, और ऑडिटर ने असेस किया, उसको लग रहा है कि यार अगर ये मुझे डाटा ना मिला तो ये मटेरियल होगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन मुझे देना पड़ जाएगा एंड पे, सही है, स्कोप लिमिटेशन की बेस पे, या ये इतना परवेजिव है कि मुझे हो सकता है डिस्क्लेम करना पड़ जाए, तो वो कहता है फिर अभी रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं नहीं भाई इसको चेंज करें, लिमिटेशन ख़त्म करें, मुझे चाहिए डाटा, ठीक है। अब अगली बात, इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू रिमूव सच लिमिटेशन, अगर वो कहते नहीं नहीं भाई हमने नहीं खत्म करना, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर विद दोषा विद गवर्नेंस अनलेस दोषा विद गवर्नेंस भी
मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, एंड डिटरमिन वेदर इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर। वो देखेगा कि भाई चलो ये तो नहीं दे रहे एविडेंस, कुछ और प्रोसीजर में परफॉर्म कर लूँ, सही है। अच्छा, अगर वो कहता है कि ऑडिटर साहब और प्रोसीजर परफॉर्म करके भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे, द ऑडिटर शैल डिटरमिन द इम्प्लीकेशन। अब वो ये इम्प्लीकेशन देखेगा क्या, पहले नंबर पे दी इफ़ द ऑडिटर कंक्लूज दैट पॉसिबल इफेक्ट जो हैं उसके वो मटेरियल हैं तो वो क्वालिफाई कर देगा रिपोर्ट को, और अगर उसको लगता है कि वो मटेरियल और प्रोवेसिव हैं, अब वो क्या करेगा, ठीक है, अब वो करेगा एक तो विड्रॉ कर देगा, सही है, और सेकेंडली अगर कानून विड्रॉ नहीं करने दे रहा या वो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है, प्रैक्टिकेबल से मुराद है कि सारा काम कर लिया था, एंड पे बार रिपोर्ट साइन करने से पहले किसी चीज़ के ऊपर एविडेंस चाहिए था, वो नहीं मिला और वो परवेजिव था, अब वो जाहिर है कहेगा यार मैंने सारा तो कर लिया हुआ, इतनी एफर्ट कर ली हुई है, तो अब मैं क्यों विड्रॉ करूँ, विड्रॉ करूँगा मेरे पैसे मर जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि उस केस में फिर क्या होगा, वो डिस्क्लेम कर देगा अपनी रिपोर्ट को, ठीक है। उसने नीचे लिख दिया प्रैक्टिकलिटी डिपेंड करती है स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे, ठीक है। मोर ओवर इन सर्टन सर्कमस्टांसेस विड्रॉल फ्रॉम द ऑडिट में नॉट बी पॉसिबल इफ द ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। कई बार वो कहते हैं उसका कानून कहता हो गया बेशक तू डिस्क्लेमर ही दे लेकिन तू ऑडिट पूरा करके आ, हम पीछे नहीं हटने देंगे। अब उस केस में भी आपको ऑडिट अपना पूरा देना करना पड़ेगा। उस केस में वो कहता है कि ऑडिटर साहब जो हैं वो हो सकता है कि एक अदर मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डाल दें और उसके अंदर लिख दें कि भाई मैंने क्यों विड्रॉ नहीं किया, क्योंकि मुझे लॉज ने रोक लिया हुआ है। इसको ज़रा अंडरलाइन कर लें, अदर मैटर पैराग्राफ आइजा 706 में पढ़ेंगे, ठीक है। कब कब डलने हैं उसमें एक एग्जांपल ये भी है कि जब ऑडिटर विड्रॉ करना चाह रहा है क्योंकि इम्पोज बाय मैनेजमेंट है लिमिटेशन और इफेक्ट भी परवेजिव है, ऑडिटर विड्रॉ करना चाह रहा है लेकिन लॉज एंड रेगुलेशंस को रोक रहे हैं, तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखेगा कि भाई मैं डिस्क्लेम कर रहा हूँ, आई डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, और साथ एक नीचे पैराग्राफ भी डालेगा कि भाई मैंने तो विड्रॉ करना था, ताकि यूज़र ये ना सोचे कि भाई अगर तूने ओपिनियन ही नहीं देना तो तू रिपोर्ट क्यों दे रहा है। तो वो इसलिए वहाँ पे मेंशन कर देगा भाई मैंने तो छोड़ के भागना था, ये मुझे लॉज एंड रेगुलेशन नहीं भागने दे रहे। इफ़ द ऑडिटर विड्रॉज, अगर वो विड्रॉ कर जाता है बिफोर विड्रॉइंग द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट दो चावर उनके साथ भाई डिस्कस करेगा, उनको बताएगा अगर कोई मिस स्टेटमेंट्स भी अगर कोई मिली थी। अब तो देखो ना आपकी स्कोप लिमिटेशन इतनी बड़ी लगी है कि आप सिंपल डिस्क्लेम करके जा रहे हो, मैं ओपिनियन ही नहीं देता, लेकिन वो कहता है फिर भी अगर कोई और मिसस्टेटमेंट भी नज़र आई थी तो उनको ज़रा बताते जाओ। ये प्रैक्टिकली कहाँ पॉसिबल है, वो आपसे एविडेंस नहीं ले रहे, उन्होंने कहना चल यार तो उधर रख के चला जाए, ठीक है। Moreover, when the auditor concludes that withdrawal from the audit is necessary because of scope limitation, there may be a professional, legal, or regulatory requirement for the auditor to communicate matters. वो कहता है हो सकता है कि वो तमाम अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो हो सकता है कि कोई लीगल में रिक्वायरमेंट हो कि भाई शेयर होल्डर्स को बता के जाओ या दो चावर ओनर्स को लेटर लिख के जाओ, ठीक है, तो वो भी वो अपनी सारी पूरी करेगा। मैं आपको इसका लुब्बे लुबाब बता देता हूँ दोबारा, बाकी आगे देखेंगे कल। लुब्बे लुबाब स्कोप लिमिटेशन का भाई साहब ये है कि अगर तो आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद कोई स्कोप लिमिटेशन ऑब्वियसली लग गई है, क्योंकि पहले तो अगर पहले ही लग गई तो फिर तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं ना करना था। आइजा 210 में याद है ना पढ़ा था हमने कि भाई अगर AFRF ठीक ना हो या प्रीमाइज ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना माने तो हमने तो ऑडिट पकड़ना ही नहीं था। अब मसला ये है कि ऑडिट तो पकड़ लिया, बाद में जाके भाई मैनेजमेंट मुकर रही है और मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन ऐसी लगा रही है कि आपको लगता है कि यार या तो मुझे क्वालिफाई करना पड़ जाना है, ठीक है, या मुझे डिस्क्लेम करना पड़ जाना, तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हो कि यार ये लिमिटेशन को रिमूव करो, आप दो चार रिक्वेस्ट के साथ डिस्कस करते हो। अब वो अगर तो रिमूव हो जाती है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, करो ऑडिट सुकून से। हो सकता है बाद में स्टिल ओपिनियन क्वालिफाई हो जाए या डिस्क्लेम हो जाए, अलग बात है, लेकिन अब इस बेस पे तो नहीं कम से कम हो रहा, तो आपने ऑडिट स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर भाई वो रिमूव नहीं करते, ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो अब वो कहता है कि यार अगर तो ये वाला इफेक्ट था तो फिर एंड पे आप क्वालिफाई ओपिनियन दे दो, अगर ये वाला इफेक्ट है तो डिस्क्लेम कर दो एक तो, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने इम्पोज की हुई है जाहिर है ये वाली, तो भाई फिर आप क्या करो, विड्रॉ कर लो। विड्रॉ से मुराद क्या, छोड़ दो अब ऑडिट। बट फिर बीच में एक मसला आ गया, मसला ये आ गया कि सर अगर लॉज एंड रेगुलेशन आपको रोक देते हैं कि यार आप नहीं छोड़ सकते, या दूसरा सिनेरियो क्या है, आप इतना करीब आ चुके हैं फाइनल लेवल पे कि अब आप कहते हो यार मेरा नुकसान हो या ना, मैंने इतनी टीम बिठाई हुई थी सारा कुछ, तो मैं क्यों ना एक बार रिपोर्ट तो दे जाऊँ ना, चाहे डिस्क्लेम ही कर जाऊँ। तो वो कहता है कि उस सूरत में भी आप विड्रॉ ना करें, डिस्क्लेम कर दें, और सेकेंडली अगर लॉ आपको रोक रहे हैं, रेगुलेशंस रोक रही हैं, फिर भी आप डिस्क्लेम ना करें, बट फिर उस केस में आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अदर मैटर पैराग्राफ डाल दें, उसमें मेंशन कर दें कि मैंने विड्रॉ क्यों नहीं किया, ठीक है जी।
तो ये सर हमारा सारा था। अब इसकी वर्डिंग किस तरह से होगी, आगे इलस्ट्रेशंस भी आ रही हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप करें, देखें वो कि उसके अंदर वर्डिंग आपने क्वालिफाइड में किस तरह लिखनी है, एडवर्स में कैसे लिखनी है, क्योंकि ड्राफ्टिंग आती है पेपर में। मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।